हेलो एवरीवन। तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस से तीन प्लेयर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस एंड सतिन क्रेडिट केयर। तीनों के Q3 की परफॉर्मेंस देखेंगे, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही इसको डिस्कस करेंगे एंड ये जो माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी चल रही है इसमें ये तीनों प्लेयर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो काफी अंडर वैल्यूड लगते हैं, लेकिन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं इनके, कैसा आगे का अपॉर्चुनिटी आउटलुक लग रहा है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो स्पंदना स्फूर्ति से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो इनके Q3 के नंबर्स आप देखोगे ओवरऑल अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है कंपनी की। प्लस जैसे हमने अरमान के एनालिसिस में डिस्कस किया था ना कि उनका 65 से 70% जो बुक है, जो करंट AUM है, उसका 65 से 70% उन्होंने लास्ट 1 ईयर के अंदर बिल्ड किया है, तो इसलिए उनकी बुक की क्वालिटी अच्छी लग रही है। सेम आप स्पंदना स्फूर्ति के साथ में भी देखोगे, 58% जो इनका अभी AUM है वो कंपनी ने अप्रैल 2025 के बाद में उस बुक को बिल्ड किया है। अब ये अच्छा क्यों है, मतलब लास्ट एक साल के अंदर बुक को बिल्ड करना अच्छा क्यों है? क्योंकि जो ये आपका MFI का क्राइसिस हुआ था, इसके बाद अगस्त 2024 में जो रेगुलेटरी बॉडी है एमफिन, उन्होंने कुछ गार्डरेल्स यहाँ पे अनाउंस किए थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो लास्ट 1.5 ईयर के अंदर इन सारे प्लेयर्स ने, जितने भी माइक्रो फाइनेंस में लोन देते हैं, जो ये लेंडर्स हैं, इनका आप देखोगे ऑटोमेटिकली ना बुक की क्वालिटी अच्छी ही होगी, क्योंकि सिस्टम से जितने भी आपके खराब क्वालिटी के कस्टमर्स थे या जो रिस्की कस्टमर्स थे, वो एक तरीके से रिजेक्ट हो जाते हैं। जिन्होंने ज्यादा डेट ले रखा है, 3-4 लेंडर से लोन ले रखा है, पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो सिस्टम से रिजेक्ट हो जाते हैं और आपका जो मतलब जो लोन आप देते हो वो ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी कस्टमर्स को देते हो। तो स्पंदना स्फूर्ति की अभी आप इसमें कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे इस वाले बुक के अंदर 99.8% का है। अरमान का भी हमने डिस्कस किया था, उसमें 99.3 या 4% के आसपास था। इसका मतलब है कि इस वाले बुक में हार्डली कोई कस्टमर है जो अपनी EMI मिस कर रहा है, सबके सब बिल्कुल टाइम पे मेरे को EMI पे कर रहे हैं, तो इसमें मेरा सेफ्टी बहुत ज्यादा हाई है। तो जितना ज्यादा पोर्शन मेरा इस वाले बुक का होगा, उतना मेरा बेटर फोरकास्ट बनेगा मेरे एसेट क्वालिटी को लेकर के। तो 58% इनका बुक जो है वो लास्ट 1 ईयर के अंदर बिल्ड हुआ है। फिर ग्रॉस NPA भी इनका इंप्रूव हुआ है 5% से 2.5% पे। हालांकि इसमें राइट ऑफ का भी रोल है, मतलब काफी सारे लोन इन्होंने राइट ऑफ भी किया है, लेकिन स्टिल अगर आप फ्रेश स्लिपेजेस देखोगे, कलेक्शन एफिशिएंसी अक्रॉस बकेट देखोगे, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट हमको दिखता है। देन इनका डिसबर्समेंट का नंबर इन्होंने अच्छा दिया है Q4 के लिए। सो मंथली ये 500 करोड़ के आसपास का टारगेट कर रहे हैं, मंथली एवरेज 500 करोड़ का इनका टारगेट है। तो पूरा Q4 में 1500 करोड़ का ये टारगेट कर रहे हैं डिसबर्समेंट का। फिर FY27 में इनका कहना है 550 से 600 करोड़ हमारा मंथली एवरेज का टारगेट रहेगा, मतलब एक क्वार्टर का 1600 टू 1700 करोड़ हो गया। तो अगर ये रन रेट ये मेंटेन करते हैं तो पूरे FY27 में लगभग 6000 करोड़ का फ्रेश लोन कंपनी डिसबर्स करेगी। तो ग्रोथ का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा लग रहा है कंपनी का। फिर सोर्स मतलब लोन जो सोर्स करते हैं ये मार्केट से जो पैसा उठाते हैं, उसमें एक इनको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी 42% जो ये लोन उठा रहे हैं मार्केट से वो बैंक से उठा रहे हैं, लेकिन बैंक्स में प्राइवेट बैंक इनको पैसा दे रहे हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं वो भी इनको पैसा दे रहे हैं, बट जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनसे लोन नहीं मिल रहा स्पंदना स्फूर्ति को। अब माइट भी वो इनको रिस्की देख रहे हो या जो भी इशू हो, लेकिन वहां से इनको लोन नहीं मिल रहा। तो इनके लिए डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि जैसे ये रेट कट साइकिल है और जनरली हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लेंडर्स का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है। इनके साथ में उल्टा हुआ, इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया कंपनी का, क्योंकि जो PSUs हैं वो अगर आपको लोन नहीं दे रहे और जो प्राइवेट बैंक है वो आपको ज्यादा रेट पे लोन देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा डिस्कशन चल रहा है PSUs के साथ में, एंड आने वाले क्वार्टर्स में वहां से लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो होता है तो फिर कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, बट इसको हमको देखना पड़ेगा कैसे कंपनी आगे मैनेज करती है। देन एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस और ये सतिन क्रेडिट केयर, ये तीनों जो है ना वो जो गवर्नमेंट की स्कीम है इंश्योरेंस वाली, CGFMU, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स वाला, इस इंश्योरेंस स्कीम को ये तीनों प्लेयर्स यूज नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक जितने भी MFI लेंडर्स देखे हैं, चाहे आप IDFC फर्स्ट को देखो, उन्होंने तो नेक्स्ट क्वार्टर से जब जब क्राइसिस आया नेक्स्ट क्वार्टर से यूज करना स्टार्ट कर दिया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी इसको यूज कर रहा है काफी टाइम से। अरमान का आप देखोगे तो 82% जो बुक है उनका आज के टाइम पे वो सिक्योर्ड है गवर्नमेंट के इस इंश्योरेंस स्कीम से। फिर मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखोगे वो भी ये इंश्योरेंस स्कीम यूज कर रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण वो भी ये इंश्योरेंस स्कीम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों लेंडर्स ने, मतलब तीनों की मैनेजमेंट का कहना है कि इसको अभी तक हमने यूज किया नहीं और नियर फ्यूचर में कोई प्लान भी नहीं है। सतिन क्रेडिट केयर की जो मैनेजमेंट है उनका जरूर बोलना है कि हमारा डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में, और शायद 1-2 क्वार्टर से वो इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। और इसकी जगह पे अभी वो जो आपका नेचुरल डिजास्टर जो कुछ होता है, जैसे फ्लड आ गया, कुछ ऐसा हो गया, उसके लिए अगर कोई उनका मतलब लोन अटक जाता है या NPA हो जाता है, उसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। CGFMU के लिए अभी उनका गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा है। बट फ्यूजन फाइनेंस और स्पंदना स्फूर्ति, इन दोनों की मैनेजमेंट का बोलना है कि अभी हमको इसमें मतलब ऐसा एक तरीके का रिक्वायरमेंट लगता नहीं है कि हमको ये इंश्योरेंस स्कीम अभी लेना चाहिए। तो अपना मतलब इनका अप्रोच अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस देखा है इन दोनों में और जो बाकी लेंडर्स है उनके अंदर।
फिर इनकी एक सब्सिडरी है क्रिस फाइनेंशियल करके, उसमें ग्रॉस एनपीए बहुत बढ़ गए, 10% का ग्रॉस एनपीए आया उनका इस क्वार्टर के अंदर, तो बहुत ज्यादा एनपीए है। हालांकि उसका बुक का साइज छोटा है, और मतलब वो लोन भी किसमें देते हैं, इंडिविजुअल लोन में। माइक्रो फाइनेंस में जो एक होता है ना, आप बेस्ट कैटेगरी के कस्टमर्स को इंडिविजुअल लोन देते हो, तो वो जो सब्सिडी है वो यही काम करती है। लेकिन उस बुक के अंदर उनका 10% का एनपीए हो गया है। हमने अभी तक क्या देखा है, जो आपका माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, इंडिविजुअल लोन वाला बुक आपका ज्यादा बेटर करता है, क्योंकि आप उनमें उन्हीं कस्टमर को लोन देते हो जो लास्ट 4-5 ईयर से बिल्कुल डिसिप्लिन है, इनकम अच्छा आ रहा है उसका बिजनेस ग्रो कर गया, उसको आप थोड़ा बड़ा टिकट साइज का लोन देते हो। इनका उसी में प्रॉब्लम आया, इनके लिए उल्टा हुआ इस क्वार्टर के अंदर। तो मैनेजमेंट बोल रहा है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब फ्रेश लेंडिंग हमने इस पे रोक दिया है और ज्यादा लोगों को हायर किया है, कलेक्शन वगैरह पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं, लेकिन बुक का साइज छोटा है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट रहा तो आपके ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इनको टैक्स बेनिफिट मिला है, जो लास्ट 2 साल आप देखोगे तो लगभग 2600 करोड़ का इन्होंने लॉस किया है। तो इसका इनको 700 करोड़ का ना वो डिफर्ड टैक्स एसेट इनके पास में है, जो कंपनी अगले 7 to 8 ईयर्स के अंदर यूज कर सकती है। अब इनको एक एनालिस्ट ने पूछा कि अगर हम आपके लास्ट 15 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी आपका इतना नहीं होता है, मतलब ये 2600 करोड़ नहीं होता जितना आपने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर लॉस किया है। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में आपका इतना मतलब प्रॉफिट हो जाएगा कि ये टैक्स एडवांटेज आपको मिले? क्योंकि अगर 8 ईयर्स में नहीं हुआ तो फिर आपको ये राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ये आपका वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो खैर, इस पे मैनेजमेंट का बोलना है कि उस चीज को लेकर के हम श्योर हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंप्रूव होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, जो भी आगे उसको मॉनिटर करेंगे। तो ओवरऑल तो यही है, मतलब एसेट क्वालिटी स्पंदना की इंप्रूव हुई है। ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया है, इनका कहना है कि 25 से 40% के रेट पे हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब बाय द एंड ऑफ FY28 इनका कहना है हमारा जो टोटल लोन बुक है ना, वो 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में हो जाएगा। अभी इनका AUM है 4,000 करोड़, तो मोटा मोटा 40 से 50% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला कि मतलब ये जो साइकिल चल रहा है माइक्रो फाइनेंस का अभी अभी वाला, इसमें पुराने साइकिल की तरह मतलब जो रेगुलेटर है ना, वो इतना एग्रेसिव ग्रोथ पसंद नहीं करेगा। तो अगर कोई भी बिजनेस जो है, लेंडर जो है, वो ज्यादा ओवर एग्रेसिव जाएगा, मान लो 30-40% से ग्रो करेगा, तो जो रेगुलेटर है वो उसके ऊपर एक्शन लेगा, मतलब उसको एक तरीके से कोशिश करेगा कि ग्रोथ को वो रोके। पर अपना इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 9 से 10,000 करोड़ हम AUM ले जाएंगे FY28 के अंदर। तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके का ग्रोथ रहता है कंपनी का। नंबर्स ठीक है, रिकवरी अच्छी चल रही है कंपनी की, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है। सो 2.5 से 3% का क्रेडिट कॉस्ट ये टारगेट कर रहे हैं FY27 के लिए। अभी ऑलरेडी हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो रहा है, प्लस अगले साल इनका नेट क्रेडिट कॉस्ट तो इससे भी कम होगा, क्योंकि इनका आई थिंक 200 करोड़ के आसपास का ना वो मतलब NPA का पूल बना हुआ है। तो उसमें से कंपनी 20-25 करोड़ की रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो वहां से आपका जो पुराने लोन है उसमें से रिकवरी आएगी, फ्रेश लोन आपके कम बनेंगे, तो प्रोविजन आपको कम करना पड़ेगा, क्रेडिट कॉस्ट का इंपैक्ट कम होगा। तो ओवरऑल अच्छा आउटलुक है स्पंदना स्फूर्ति का। फिर दूसरे प्लेयर पे बात करते हैं, फ्यूजन फाइनेंस पे। तो इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मतलब फ्यूजन का तो क्या ही केस हुआ था, पहले इनको प्राइस टू बुक मिलता था 4.5 का प्राइस टू बुक मिलता था, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। और ये एक्चुअली में वो पहला प्लेयर था ये पूरे MFI क्राइसिस में, जो सबसे पहले वो ताश का वो जो ढेर होता है ना, पत्ता जो ताश के पत्ते का ढेर होता है, ये सबसे पहला वो पत्ता था जो ढेर गिरा था। मतलब एक ही क्वार्टर में इन्होंने 10-14% का ग्रॉस NPA दिखाया था, और उसके बाद आप देखोगे हर एक दिन में स्टॉक में सर्किट होता था। 4 का प्राइस टू बुक सीधे बुक वैल्यू भी नीचे आ गया था कुछ टाइम पहले तक, अभी हालांकि थोड़ा बहुत इसको मतलब री रेटिंग देखने को मिली है। तो इनके नंबर्स अच्छे हैं Q3 में। इनके तो जो ऑडिटर है ना, उन्होंने भी एक तरीके से वो मतलब इनके उसमें फाइनेंशियल्स में एक वो पॉइंट उठा दिया था कि कंपनी के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा जिस तरीके की सिचुएशन हो गई थी, बट वहां से अच्छा टर्न अराउंड इन्होंने कराए। तो इस क्वार्टर में आप देखोगे प्रॉफिटेबल हो गया ये कंपनी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनका लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, 14 करोड़ के आसपास का पैट आया इस कंपनी में। और सिर्फ बॉटम लाइन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्रोविजन घटा दिया तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, जो कोर बिजनेस होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, वो भी कंपनी का पॉजिटिव आया इस क्वार्टर के अंदर, बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद में। तो ये नंबर काफी अच्छा है कंपनी का। इनके 82% जो अभी इनके ब्रांचेस है ना, वो कैटेगरी A और कैटेगरी B के अंदर आते हैं। मतलब ये इन्होंने क्या करा है, सेग्रीगेट किया है बेसिकली अपने बेस्ट ब्रांचेस को। तो 82% जो ब्रांचेस हैं वो A और B कैटेगरी के अंदर है, और 91% जो लोन है वो इसी दोनों कैटेगरी से आता है। तो कंपनी इसीलिए इस वाले बुक को लेकर के बहुत बुलिश है कि इस पे एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, और मतलब आगे का आउटलुक भी हमको अच्छा लगता है। कलेक्शन एफिशिएंसी इनका भी बहुत अच्छा है, 99.4% के आसपास आ चुका है, यानी टाइमली पैसा रिकवर हो रहा है, कोई रिस्क वगैरह कंपनी देख नहीं रही है। प्लस इन्होंने और वो स्पंदना स्फूर्ति ने, दोनों का कहना है जनवरी फरवरी में हमारा जो अभी तक का ट्रेंड है रिकवरी का, वो Q3 के कंपैरिजन में बेटर रहा है। तो अभी भी एसेट क्वालिटी अच्छी चल रही है कंपनी की। फिर इनका गाइडेंस वगैरह इनका भी एग्रेसिव है,
तो ये लगभग 10,000 करोड़ का AUM टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर, अगले साल तक। अभी इनका जो लोन बुक है वो 6500 करोड़ के आसपास है, तो ठीक ठाक मतलब एग्रेसिव ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है। लेकिन इसमें से 15% जो इनका बुक होगा ना वो MSME का होगा। तो MSME अभी इनका आई थिंक 750 करोड़ है, जिसको ये 1500 करोड़ ले जाएंगे अगले साल तक, मोटा मोटा डबल हो जाएगा वो बुक। और बाकी जो है आपका वो माइक्रो फाइनेंस का होगा। इन्होंने पिछले ये जो पूरा क्राइसिस गया इसमें सबसे मतलब अच्छी चीज बोल लो जो इनके लिए अभी तो अच्छी चीज हो गई है, वो इन्होंने ना मतलब वो एम्प्लॉयज को निकाला नहीं, मतलब इन्होंने वो रिटेन करके रखा अपनी जो कोर टीम थी, जो 1500 के आसपास इनके ब्रांचेस हैं, तो जितने भी ब्रांच मैनेजर थे सबको इन्होंने रिटेन करके रखा है। इसका एडवांटेज क्या हुआ है कि अभी जैसे इंडस्ट्री रिकवर हो रही है, ओवरऑल चीजें आप देखोगे इंप्रूव हो रही है, तो बाकियों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ग्रोथ के लिए उनको लोग चाहिए, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने पड़ रहे हैं। इनके पास में ऑलरेडी वो एम्प्लॉयज हैं, वो कोर टीम कंपनी के पास में अवेलेबल है, तो ग्रो करने में इनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हम ये 6,000 से जो 10,000 करोड़ पे जाएंगे वो बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा उसमें प्रेशर, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। जैसे इनका डिसबर्समेंट भी आप देखोगे तो पहले 250-270 करोड़ का मंथली डिसबर्समेंट होता था सिर्फ 1-2 क्वार्टर पहले। अभी इनका इस क्वार्टर में मंथली डिसबर्समेंट 650-700 करोड़ है, तो मोटा मोटा आपने 3 टाइम कर लिया अपने मंथली डिसबर्समेंट को सिर्फ 1-2 क्वार्टर के अंदर। और कोई ज्यादा मैन पावर हायरिंग नहीं करी इन्होंने, सेम वही जो टीम है उसी को मेंटेन करते हुए जस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। क्योंकि 1-2 साल से तो टीम आपकी बिल्कुल बैठी हुई थी, पूरी टीम का फोकस था कि लॉसेस को कैसे कम किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर किया जाए, ना कि फ्रेश लोन डिसबर्स किया जाए। अब जब सब कुछ अच्छा हो गया है, टेलविंड्स आ रहे हैं, तो अब फोकस है कंपनी का फ्रेश लोन डिसबर्समेंट के ऊपर। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी है फ्यूजन की। फिर वो टैक्स एडवांटेज इनके पास में भी है 380-400 करोड़ का। एंड ये चीज एक्चुअली मुझे अच्छी लगी फ्यूजन में, इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि वो 400 करोड़ जो है ना वो इस साल यूज कर सकते हैं, और अगर ये इस साल इसको यूज करेंगे तो इनका बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी। आपका जो क्या बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग आपकी इंप्रूव हो सकती है, तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है इस साल इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है, मार्केट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी का उनको सही पिक्चर नहीं देगा। मतलब हमको दिखेगा कि एकदम से एक्चुअल पैट कंपनी का इतना आ गया है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है इसको हम नेक्स्ट ईयर शायद यूज करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कि बिजनेस की कोर प्रॉफिटेबिलिटी को और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे और ये नेट प्रॉफिट लेवल पे। फिर क्रेडिट कॉस्ट का इनका भी गाइडेंस काफी अच्छा है, अगले साल ये 3.2 से 3.7% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट टारगेट कर रहे हैं। ये पहले इनका चला गया था 7-8%, तो नेक्स्ट ईयर क्रेडिट कॉस्ट आपका नीचे आएगा। ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है, लोन बुक ये एग्रेसिवली ग्रो करेंगे, प्लस साथ में आपका जो ऑपरेशनल लेवल है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो अब आपके धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। क्योंकि पिछले 1-2 साल से तो मतलब आप लोन बुक ग्रो ही नहीं कर रहे थे ना, तो आपके खर्चे बढ़ते जा रहे थे। 1500 ब्रांचेस हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, सबका सैलरी जा रहा है, ब्रांचेस का खर्चा अलग हो रहा है, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा। सारा जो टीम है वो फोकस कर रहा है सिर्फ कैसे लॉस को बचाया जाए, लोन ज्यादा से ज्यादा रिकवर किया जाए। अब फोकस बढ़ गया है आपका लोन बुक को ग्रो करने के ऊपर, तो ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत सॉलिड मिल सकता है फ्यूजन फाइनेंस को आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो बिजनेस परफॉर्मेंस वाइज ना मुझे इन तीनों प्लेयर्स में सबसे अच्छा फ्यूजन के नंबर्स लगे, और मतलब आउटलुक भी इनका काफी अच्छा लग रहा है उस पॉइंट से अगर हम डिस्कस करें। फिर आपका लास्ट प्लेयर आता है सतिन क्रेडिट केयर। अब सतिन क्रेडिट केयर का मतलब कौन कॉल आप देखोगे या नंबर वगैरह देखोगे तो काफी बोरिंग था, कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे स्पंदना में हमने देखा या फ्यूजन में हमने देखा। उसका रीजन भी है, बोरिंग है लेकिन अच्छा है, शेयर होल्डर के लिए ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप ये पूरा 1-2 साल देखोगे जो माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस चला है, सतिन ने इसको अच्छे से मैनेज किया है। मतलब इनका आप बॉटम लाइन देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, जैसे हमने बाकी प्लेयर्स को देखा कि एक एक क्वार्टर में 200-300 करोड़ का लॉस वो रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी है, लॉस कहीं पे भी नहीं आया। हाँ, ये चीज जरूर है कि मैनेजमेंट बहुत एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है। आपको अभी भी दिखेगा कि ये ग्रोथ की ज्यादा बात नहीं कर रहे, जैसे स्पंदना में हमने सुना कि वो लगभग 2.5 गुना कर रहे हैं अपने बुक को अगले 2 साल के अंदर। फ्यूजन भी अपने बुक को 6,000 से 10,000 करोड़ लेके जाने को देख रहा है। इनकी जो मैनेजमेंट है वो अभी भी 8-9% के आसपास का बुक को ग्रो कर रही है, जबकि टेलविंड स्टार्ट हो गए हैं। उज्जीवन ने कब से अपने बुक को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनकी मैनेजमेंट थोड़ी कंजर्वेटिव है उस वाले पार्ट पे। अगले साल का भी इन्होंने गाइडेंस काफी मतलब एवरेज काइंड ऑफ दिया है, 10 से 15% का ये ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप माइक्रो फाइनेंस को लेकर के ज्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं हो। इनका कहना है कि टेलविंड तो इंप्रूव हुए हैं लेकिन एसेट क्वालिटी हमारे लिए प्रायोरिटी है, वो समझ आता है। माइक्रो फाइनेंस के अलावा इनके 2 और बिजनेसेस हैं, एक है हाउसिंग फाइनेंस का और एक है MSME का। अब उन दोनों बुक का साइज आप देखोगे ना बहुत छोटा है, आई थिंक 1000 करोड़ के आसपास के बुक हैं वो दोनों, लेकिन उसमें भी मैनेजमेंट एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रहा। 3 साल का कैगर जरूर आपको दिखेगा पीपीटी के अंदर की 40-42% के आसपास है, लेकिन लास्ट 9 मंथ्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है दोनों में, हाउसिंग फाइनेंस में भी और MSME में भी। और जबकि हम बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखते हैं कि वो इतने बड़े बेस के ऊपर भी 30-35% के रेट से बुक को ग्रो कर रही है, तो वो थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है कि
कंजर्वेटिव एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव जब आप हो जाते हो ना तो शेयर होल्डर के लिए आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हो। सतिन का ये एक आप नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट 5-7 ईयर्स का भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो इसी तरीके का रहा है। अभी भी बैलेंस शीट पे कैश बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी उसको डिप्लॉय नहीं कर रही, लोन नहीं दे रही, कैश उन्होंने रखा हुआ है जो आपके आरओई को मतलब एक तरीके से कम कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, आरओई को आपके इंपैक्ट कर रहा है। तो वो सारी चीजें हैं मैनेजमेंट के साथ में। क्रेडिट कॉस्ट पे भी इन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इस साल का जो गाइडेंस था उससे अभी तक इन्होंने बेटर किया है। अभी इनका क्रेडिट कॉस्ट आई थिंक 4% के आसपास है, गाइडेंस था इनका 4.5% का, तो वहां पे हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आरओए दोनों पे कंपनी का कोई गाइडेंस नहीं है, बट ओवरऑल इनका वही है कि 10 to 15% से हम बुक को ग्रो करेंगे और मेन फोकस रहेगा एसेट क्वालिटी को बचा के रखने पे। इनका कॉन कॉल भी बहुत छोटा था, हाफ एन आवर का कॉन कॉल था ओवरऑल। तो यही है, मतलब कुछ खास इनमें मतलब ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग मिला नहीं आपको सतिन क्रेडिट केयर के कॉन कॉल के अंदर। सो ये है ओवरऑल डिस्कशन इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर। अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम डिस्कस करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब फ्यूजन फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो वर्स्ट था उनका वो तो अब जा चुका है और बहुत अच्छे से उन्होंने ये पूरा टर्न अराउंड किया है। अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है बिजनेस ऑलरेडी, और यहां से जो ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि ब्रांच एडिशन भी इन्होंने बहुत एग्रेसिवली किया है। इनका कहना है हमारे पास में ना 1500 ब्रांचेस हैं, जिसमें से लगभग 1600 ब्रांचेस हैं, जिसमें से लगभग 1450 ब्रांचेस जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस के हैं। तो और एम्प्लॉयज हमारे ऑलरेडी रेडी हैं। अब हमारे लिए वो टाइम आया जहां पे हम लोन डिसबर्समेंट खुल के कर रहे हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं फील हो रहा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनको मिलना अभी स्टार्ट होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, और क्रेडिट कॉस्ट जितना नीचे जाएगा आपके बॉटम लाइन को वो और उतना ज्यादा पुश करेगा। तो बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो फ्यूजन फाइनेंस इन तीनों में सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसका वैल्यूएशन प्राइस टू बुक के पॉइंट पे अभी 1.5-1.6 के आसपास चल रहा है। ये ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस प्लेयर के लिए मतलब स्पेशली ये वाला जो साइकिल है ना उसमें मतलब क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे पहले के साइकिल्स हम देखते थे तो वहां पे ना पूरे सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड दिखता था। अभी क्या हो रहा है, आप कुछ लेंडर से सुनोगे जो मतलब जिनकी कमेंट्री आ रही है कि लैप में या एमएसएमई में कहीं पे प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लेंडर से आप सुनोगे जो अभी भी इतने कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के। फिर कुछ लेंडर्स जो हैं जो बहुत एग्रेसिव साउंड कर रहे हैं आपके ये माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर स्पेस को लेकर के। तो मतलब मिक्स काइंड ऑफ कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। तो मतलब मेरा यहाँ पे प्रेफरेंस वही रहेगा कि अगर मैं प्ले कर रहा हूं ये माइक्रो फाइनेंस साइकिल को, तो मेरे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो। तो वहां पे अगर इन तीनों में मुझे प्ले करना हो तो सतिन क्रेडिट केयर मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बिजनेस वाइज फ्यूजन फाइनेंस अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, आगे की कमेंट्री अच्छी है, प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक और चीज है, ये फ्यूजन फाइनेंस और स्पंदना स्फूर्ति ने ना दोनों ने अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इक्विटी रेजिंग भी करी है। तो इनका आरओई मतलब कब तक उस लेवल पे आएगा 15-20% का आरओई, और फिर किस तरीके की रीरेटिंग होगी ये हमको देखना पड़ेगा। मतलब उसको लेकर के इतनी क्लैरिटी है नहीं। तो अगर इन तीनों में मुझे प्ले करना हो तो मुझे सतिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। सतिन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए ज्यादा है क्योंकि डाउन साइड यहां से कम है। ऑलरेडी 0.6-0.7 के प्राइस टू बुक पे उसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये साइकिल, ये इंडस्ट्री का बेस्ट टाइम अभी चलना स्टार्ट हुआ है और इसका स्टॉक 0.6-0.7 प्राइस टू बुक पे है। तो अगर इस तरीके के आसपास की एवरेज परफॉर्मेंस भी उन्होंने मेंटेन कर ली, मतलब चलो 10-15% का भी ग्रोथ आया और पैट ग्रोथ इंप्रूव हुआ है। मतलब सतिन का इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 14 करोड़ से आई थिंक 70-72 करोड़ का पैट आया है। आरओए 2.2-2.3 के आसपास है। आरओई भी इस क्वार्टर में उनका ऊपर गया 9-10% के आसपास। तो ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है। हाँ स्लो जरूर है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत नीचे की तरफ है 0.6-0.7। तो अगर कुछ और क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे गए प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे, एसेट क्वालिटी में अभी तक उन्होंने पकड़ के रखा है, उसको और इंप्रूव करते गए तो आरओई नेचुरली आपका इंप्रूव होगा। सो 1-1.2 के आसपास का भी प्राइस टू बुक गया सतिन का, तो वहां पे आपका ये गेम अच्छे से बन सकता है। फ्यूजन और स्पन्ना के साथ में चांस वही है कि मतलब ऑलरेडी 1.5 या 1.2 के प्राइस टू बुक पे है और वो आरओई आने में स्पन्ना को तो खैर अभी प्रॉफिटेबल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस क्वार्टर में आई थिंक वो ब्रेक इवन करेंगे, फिर Q1 Q2 में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। प्लस स्पन्ना का एक और चीज है, वो जो रेटिंग एजेंसी आपकी केयर रेटिंग, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में ये चीज हाईलाइट करी है कि इनका ना मैनेजमेंट में बहुत इनकंसिस्टेंसी रहती है। मतलब अभी देखो ये जो वेंकटेश जो भी है इनके सीईओ, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया, इससे पहले कोई और थे, उससे पहले कोई और थे। तो मतलब एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा, आई थिंक 40-45% का एट्रिशन रेट है। 900 लोन ऑफिसर्स इनके अभी कुछ टाइम पहले ही छोड़ के गए हैं। तो मतलब जो ओवरऑल अगर आप इनका एम्प्लॉय बेस देखोगे तो उसमें इनकंसिस्टेंसी बहुत है, और जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी आपका हर थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाता है। तो ये चीज भी स्पेशली लेंडिंग बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट देती नहीं है एक इन्वेस्टर को। तो वो चीजें स्पन्ना के साथ में, अदरवाइज बिजनेस इनका अच्छा कर रहा है, रिकवरी हुई है, आगे के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, गाइडेंस भी अच्छा है, साइकिल अगर अच्छा चला तो ग्रो कर सकते हैं, 30-40% के रेट से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कंफर्ट वाइज मुझे सतिन क्रेडिट केयर थोड़ा सा ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सतिन में भी ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो 2 का या 3 का प्राइस टू बुक हो जाएगा उसका जब
साइकिल अच्छा चलेगा, तो नहीं, क्योंकि सतिन हमेशा से, अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे ना, वो बहुत इनएफिशिएंट लेंडर है, उसका आरओई ज्यादा बनता नहीं है, तो मार्केट ने कभी भी उसको 2 का, आई थिंक 2.5 का भी प्राइस टू बुक नहीं दिया है, उसका प्राइस टू बुक इतना ही रहेगा 1, 1.2, 1.3। तो सिर्फ सस्ता है देख करके मैं ये नहीं सोच सकता कि सतिन में मुझे मतलब मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ, यहां से अगर मुझे इन तीनों में प्ले करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट से सतिन उस मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो एंगल से ठीक लगता है। ऐसे अगर मैं पूरे माइक्रो फाइनेंस में देखूं तब तो मतलब अरमान और मुठूर तो मेरे लिए बेस्ट ही हैं, क्योंकि अरमान में क्या है, इस क्वार्टर में उनका मतलब वो पैट पॉजिटिव हुआ है Q3 के अंदर। ये पहला क्वार्टर है इतने सारे क्वार्टर्स के बाद जहां पे आपको क्यू ऑन क्यू लेवल पे उनकी बुक में ग्रोथ दिखेगा। डिसबर्समेंट आई थिंक माइक्रो फाइनेंस में 30-35% से ग्रो किया है, और इसी क्वार्टर में आप देख लो उनका आरओए हो गया लगभग 3.5 या 4% के आसपास, आरओई कंपनी का 8-9-10% के आसपास हो गया, और अभी ऑपरेशन लेवल पे वो प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, क्योंकि वही पॉइंट है ना, इतने सारे क्वार्टर से कंपनी का मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, ब्रांचेस उन्होंने बढ़ाए हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर उन्होंने हायर किया है, तो खर्चा बहुत बढ़ गया है। अभी जो पीपीओपी है वो उनका नेगेटिव ही है इस क्वार्टर में भी, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट क्योंकि कम हुआ उसकी वजह से पैट पॉजिटिव हुआ है। तो आने वाले क्वार्टर्स में जैसे अभी बुक ग्रो करना स्टार्ट हुआ है अरमान का, तो आपको दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनका ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज अभी सॉलिड मिलेगा, और बहुत आराम से वो कंपनी अपने आरओई को 15 से लेकर के 20% तक लेके जा सकती है, क्योंकि मतलब डेट टू इक्विटी आप उनका देखोगे 1.5 1.6 के आसपास है, तो इक्विटी रेजिंग की उनको कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों प्लेयर्स के साथ में ये एक नेगेटिव पार्ट है, फ्यूजन फाइनेंस, पन्ना स्फूर्ति, दोनों ने बहुत इक्विटी रेजिंग करी है अभी कुछ टाइम पहले, तो आरओई पे प्रेशर रहेगा उसको ग्रो करने में, इंप्रूव करने में। अरमान के पास में वो एडवांटेज है, आरओए आपका ऑलरेडी 3.54% है, बस उनको वो मेंटेन रखना है, और उसका आउटलुक बहुत अच्छा लगता है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो दूसरा प्लेयर हम इसमें ये इस साइकिल में प्ले कर रहे हैं, उसको अभी आप देखो तो 1.2 1.3 का प्राइस टू बुक है अभी, और आरओई ऑलरेडी 7-8% के आसपास हो गया है, उनको भी नेक्स्ट ईयर के एंड तक कोई इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आरओई आपका इंप्रूव होता जाएगा। उनका गाइडेंस भी आई थिंक 14-15% का आरओई वो टारगेट कर रहे हैं FY27 के एंड तक। आरओई उनका ऑलरेडी 2% क्रॉस कर चुका है, तो मुठूट का आरओए 2 से 3% जाएगा जो उनका गाइडेंस है, अरमान ऑलरेडी 3.54 के आसपास है, तो ये दोनों प्लेयर अगर इस परफॉर्मेंस को मेंटेन भी रख लेंगे ना, तो भी आपका अरमान का प्राइस टू बुक मुझे नहीं चाहिए कि 2 से पहले की तरह 5 जाए 6 जाए, 2 से 3 भी गया अगर उसका प्राइस टू बुक, तो आपका वैल्यू मतलब वैल्यूशन रीरेटिंग और आपका बुक वैल्यू ग्रोथ दोनों आपको मिलेगा, सेम आपको मुठूट में मिलेगा। तो मतलब मुठूट का 1.2 से 1.3 से 2 और अरमान का 2 से 3, यही हमको मेन गेम खेलना है। तो मेरे को वहां पे ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है, क्योंकि एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूशन का, और अभी तक का साइकिल पिछले एक साल में दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। इन तीनों में मुझे प्ले करना होगा तो सतिन पे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है। बाकी यहाँ ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।